हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, यानी एक इंसान में प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन वर्ड है, इसको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं, सो रिप्रोडक्शन एक वैसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक माँ जो है अपने बच्चे को जन्म देती है। ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कराना, संतान को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी प्रजनन को दो भागों में बांटा गया, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल मीन्स कि वन पेरेंट जो है अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने संतान को जन्म दे सकता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा। सो अमीबा जब मैच्योर हो जाता है, इट विल बी डिवाइड इनटू टू पार्ट। जो अमीबा है वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, और दो जो भाग होते हैं वो अलग अलग अमीबा को बना लेते हैं। यानी अकेले ही एक ही जनक से, एक ही पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग, दो संतान जन्म लिए। इसी प्रोसेस को अलैंगिक नाम से जानते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट इसका अपोजिट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान को जन्म देने के लिए दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, और ये दोनों पेरेंट एक दूसरे के अपोजिट सेक्स वाले होने चाहिए, एक मेल और दूसरा फीमेल, तभी जो रिप्रोडक्शन होगा वो कंप्लीट होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसको हम लोग हिंदी में निषेचन पूर्व घटना के नाम से जानते हैं। दूसरा निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसे निषेचन पश्चात घटना के नाम से जानते हैं। ये तीन इवेंट्स हैं। इसी तीन इवेंट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। फर्स्ट इवेंट जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो इवेंट्स और इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट गैमीटोजेनेसिस, और सेकेंड है गैमेट ट्रांसफ़र, जिससे हम लोग हिंदी में युग्मक स्थानांतरण भी बोलते हैं। सो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमिट का फॉर्मेशन, गैमिट का निर्माण गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। गैमिट दो प्रकार के होते हैं, नरयुग्मक और मादा युग्मक। नरयुग्मक को हम लोग स्पर्म यानी शुक्राणु के नाम से जानते हैं, और फीमेल युग्मक को हम लोग एग सेल या ओवम के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में हम लोग अंडाणु कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टोटली बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म बन जाने के बाद वो कौन कौन सी नलिकाएं होती है, कौन कौन सी पाथ होता है जिसके माध्यम से स्पर्म बाहर की ओर आता है, उन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में जानने वाले हैं, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी हिंदी में इसे पुरुष जनन तंत्र कहते हैं। पुरुष जनन तंत्र को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस को कहा जाता है, यानी ब्रीसन को कहा जाता है। ब्रीसन को ही क्यों प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहा जाता है? क्योंकि इसी में, यानी इसी ब्रीसन में स्पर्म बनते हैं। शुक्राणु का निर्माण इसी ब्रीसन में होता है, इसलिए इसे प्राथमिक लैंगिक अंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है सहायक नलिका। सहायक नलिका क्यों? क्योंकि स्पर्म बन जाने के बाद सहायक नलिकाएं से ही स्पर्म बाहर की ओर आएगा। सहायक नलिका चार प्रकार की होती है, रीटे टेस्टिस, दूसरा है वास इंफ्लुएंसिया, तीसरा है एपिडिडर्माइस, और चौथा है वासा डिफरेंस। तीसरा है सहायक ग्रंथि, यानी इसको हम इंग्लिश में एसेसरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एसेसरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इस एसेसरी ग्लैंड का स्पर्म निकलने के बाद, रिलीज होने के बाद स्पर्म का मैचुरेशन होता है वो कम होता है। सो मैचुरेशन को कंप्लीट करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्पर्म को कुछ हार्मोन जो है एसेसरी ग्लैंड रिलीज करता है। और एसेसरी ग्लैंड रिलीज करने वाले हार्मोन तीन हैं, सामनी वेसिकल्स, और दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड है वल्बो यूरेथ्रल, या इसे कॉपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं। सो सामने जो फिगर दिख रहा है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक फिगर है। इस फिगर में नीचे जो है थैली टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वही टेस्टिस है। इसी टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। ये जो टेस्टिस है, टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होना अति आवश्यक है।
देन उसके बाद जब स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म एक्सेसरी डक्ट के माध्यम से स्पर्म बाहर की ओर आता है। एक्सेसरी डक्ट 4 प्रकार के होते हैं जो हम लोग आगे अगले फिगर में हम समझने वाले हैं। एक्सेसरी डक्ट के बाद स्पर्म एक्सेसरी ग्लैंड में जाता है जो इस फिगर में नहीं दिख रहा, आगे अगले फिगर में हम लोग देखेंगे। उसके बाद स्पर्म पेनिस के माध्यम से बाहर की ओर आ जाता है। उसके बाद जो सेकेंड फिगर है हम लोग का, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड को। जो फर्स्ट दिख रहा है ऊपर, उसको हम लोग सेमिनल वेसिकल के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आता है और लास्ट में जो है वल्बो यूरेथ्रल आता है। इन्हीं में स्पर्म जाकर स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है वो कंप्लीट होता है, या और स्पर्म का जो मोटिलिटी होती है और भी बहुत सारे प्रकार के स्पर्म में डेवलपमेंट होता है इसी ग्लैंड के माध्यम से। उसके बाद हम लोग एक कंप्लीट टेस्टिस का फिगर यानी इंटरनल फिगर हम लोग देखने वाले। इस फिगर में हम लोग टेस्टिस का इंटरनल पार्ट के बारे में जानेंगे और इसमें हम लोग अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है। इस टेस्टिस में जो बीच में कलरफुल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो रेडियो टेस्टिस है। रेडियो टेस्टिस में सबसे पहली बार स्पर्म रेडियो टेस्टिस में जाता है। उसके बाद उसके आगे ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसे वास इफ्रेंसिया कहते हैं। उस वास इफ्रेंसिया में स्पर्म जाने के बाद डायरेक्टली स्पर्म एपिडिडाइमिस में चला जाता है। उसी एपिडिडाइमिस से स्पर्म फिर वास डिफरेंस में निकलता है और उस वास डिफरेंस से स्पर्म बाहर की ओर निकलने लगते हैं। जो टेस्टिस में वाइट कलर का लाइनिंग दिख रहा है टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसी टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे प्रकार के ट्यूब्यूल्स रहते हैं, यानी जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं और स्पर्म बन जाने के बाद रेडियो टेस्टिस के बाद वास इफ्रेंसिया में, और वास इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस के बाद स्पर्म वास डिफरेंस में चला जाता है।